तो हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी हमको दिया है। एक चतुर्भुज है जो कि समलंब है जिसका नाम है ए बी सी डी, जिसमें भुजा ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है और जो भुजा बी क्यू है वो डी सी के समांतर है। मतलब तीनों ही भुजा एक दूसरे के समांतर है, जिसमें से हमको ए पी का मान 15 दिया हुआ है, पी डी का मान हमको 12 दिया हुआ है, क्यू सी का मान 14 दिया हुआ है और हमको बोला है कि बी क्यू का मान मतलब ये वाला हमको ज्ञात करना है। तो अगर तीन समांतर रेखाओं की मैं बात करूँ तो हमने प्रमेय पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था यदि तीन समांतर रेखाओं हों, याद रहेगा तो हमने ये वाला प्रमेय पढ़ा था। हमारा ये वाला प्रमेय था कि यदि कोई तीन समांतर रेखा है और उसमें तिर्यक रेखा है तो एक साइड बनने वाला जो ये अंतःखंड होता है उसका अनुपात और दूसरे तरफ बनने वाले अंतःखंड के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ए बी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे क्यू आर होता है। ये हमने प्रमेय पढ़ा था पिछली बार। तो इस प्रमेय के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। हमको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, हमको बोला गया है ए बी जो है भुजा ए बी ये समांतर है भुजा पी क्यू के और पी क्यू जो है वो समांतर है भुजा बी सी के। मतलब तीनों ही भुजा एक दूसरे के समांतर है। ये हमको कहाँ दिया, ये दिया हुआ है दत्त। ओके, उसके बाद अब तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि तीन समांतर रेखाओं तथा उनकी तेज रेखा के प्रमेय के गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं, तीन समांतर रेखाओं तथा उनके तिर्यक रेखा के प्रमेय के गुणधर्म से क्या होगा, ए पी बटे पी डी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी होगा। ए पी का वैल्यू 15 दिया हुआ है, पी डी का मान कितना दिया है 12। वैसे ही बी क्यू का मान अभी हमको पता करना है क्योंकि मेरे पास नहीं है, और क्यू सी का मान 14। उसके बाद क्या, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, बी क्यू बराबर 15 गुणे 14 बटे 12। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, और फिर 4 बचा, इसको करेंगे तो 2 से जाएगा तो क्या बचा 5 गुणे 7 बटे 2। तो क्या बी क्यू बराबर 5 से 35 बटे 2, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा, बी क्यू का वैल्यू हमारे पास होगा 17.5। 2 एकम 2 बचा अपने पास, 2 से 3 को डिवाइड किया तो 1 15 हो गया, फिर 2 7 बार में 14 होगा, पॉइंट लगाया 5, तो बी क्यू इक्वल्स टू 17.5। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया, समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर पी क्यू के दिया है, पी क्यू समांतर डी सी के दिया है। हमने क्या किया, तीन समांतर रेखा तथा उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म के अनुसार पे ये सब को सॉल्व किया। तीन समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म क्या बोलता है, ए पी बटे पी डी ये बराबर होगा बी क्यू बटे क्यू सी के, वो लिखा और उसके बाद इजीली बी क्यू का वैल्यू 17.5 में सॉल्व किया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको सामने से दिख रहा है कि जो एन है, एन क्यू क्या कर रहा है, ये किरण है जो एन क्यू क्या कर रही है, कोण एम एन पी को समद्विभाजित कर रही है। अगर ऐसा कभी भी दिखता है ना तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि हमको कोण समद्विभाजक का प्रमेय का उपयोग करना है। ओके, और यहाँ पे हमको लिखा है कि आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर क्यूपी जो ये है इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आकृति में एक जानकारी क्या क्या दी है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, हमको दिया है त्रिभुज एम एन पी में क्या है, जो किरण एन क्यू है, किरण एन क्यू यह कोण एम एन पी की समद्विभाजक है। ठीक है, ये समद्विभाजक है। उसके बाद तो अब हम लोग गुणधर्म अपने प्रमेय का उपयोग करेंगे, कौन सा, तो इसीलिए कोण समद्विभाजक प्रमेय अनुसार प्रमेय से क्या होगा, कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या बोलती है कि जो किरण कोण को समद्विभाजित कर रही है उसके सामने की भुजा का अनुपात और बची हुई दो भुजा का अनुपात। तो ये कोण की किरण है, ये कोण एन को समद्विभाजित कर रही है और इसके सामने की भुजा कौन सी है, एम पी, इसका अनुपात और बाकी की दो बची भुजाएं, बाकी की बची भुजाएं क्या है, एम एन
और क्या है NP, MN बटे NP बराबर फिर क्या है MQ बटे QP, MQ बटे QP। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसका मान लिखते हैं। MN का मान कितना है 25, NP का कितना है 40, MQ का कितना है 14 और QP का भी मुझे नहीं पता। फिर तिरक गुड़ा QP बराबर 40 गुड़े 14 बटे 25। अब काटो इसको, कैसे कटेगा 5 से, 5 के 25, 5 अट्ठे 40 और फिर उसके बाद नहीं कट सकता आगे ये। अब क्या करेंगे, गुड़ा करके 5 से भाग दे देंगे। 8 में 14 का गुड़ा किया और उसके बाद 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो QP 14 अट्ठे 112 बटे 5 डिवाइड किया तो कितना होगा 5 दूनी 10 ना। फिर बचा 1, 5 दूनी 10 बचा, 1 पॉइंट लिया फिर 0 हुआ, 5 दूनी 10 और फिर 0.4, 0 है ना, 0 लेंगे 2 है यहाँ पे, 0 लेंगे 20 हो जाएगा 520। तो QP का मान कितना आ गया हमारे पास 22.4। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 कितना ज़्यादा इजी था। कौन सा मध्यभाजक का प्रमेय और तिर्यक गुणा ये आना चाहिए, बस ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या लिया, डायग्राम देख के अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसका मतलब डायग्राम देख के टफ लगता है क्वेश्चन, बट है बिल्कुल नहीं, है बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 7 अभी फिर से मतलब देख के ही अंदाज़ा लगी गया होगा कि कैसे करना है। 3 समांतर रेखाएं दी हुई है, 3 समांतर रेखाएं AB समांतर, DC समांतर, EF, मतलब नॉर्मल से बात है। हम अपनी समांतर रेखाओं तथा 3 समांतर रेखा और तीर रेखा के प्रमेय का उपयोग करेंगे यहाँ पर भी, और आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व करो, अगर ज्योमेट्री हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हमको सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर दिया क्या है हमको, यहाँ पर भी दिया है कि भुजा जो मेरी भुजा AB समांतर भुजा CD समांतर भुजा FE, ये तीनों समांतर दी हुई है, वो मैंने लिख लिया। तो अब समांतर वही हमारा जो प्रमेय का स्टेटमेंट है वो क्या लिखेंगे, समांतर रेखा तथा उनके तिर्यक रेखा के प्रमेय के गुणधर्म से क्या होगा। 3 समांतर रेखा यहाँ पे कौन सी है, EF, DC और AB, और तिर्यक रेखा कौन सी है, ये वाली BF और A। तो ये कैसे बनेगा, अंतःखंड DF बटे BD ऐसे बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, BD बटे DF ये बराबर होगा AC बटे CE के। ठीक है, तो BD का मान 8, DF का मान 4, AC का 12 और CE का x। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हुआ, x बराबर 12 गुणे 4 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 चंग 12, x का मान कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक है, तो x का मान 6 आ गया। ठीक है, बट क्या सम सॉल्व हो गया, नहीं, हमको क्या बोला है, संलग्न आकृति में AB समांतर CD समांतर EF है, तो x तथा AE का मान ज्ञात करो। इसका मतलब अभी हमारे पास पूरा नहीं हुआ है, वैसे हमको और अभी थोड़ा सा आगे करना है। ए का मान ज्ञात करना है, हमको x मिला है। अब मुझे दिख रहा है AE कैसे बना हुआ है, ये जो पूरा AE है ये बना कैसे है, ये बना है कैसे बना है, AE मेरा बना है AC प्लस CE से ना। AE बना कैसे है, पूरा AE AC प्लस CE, और ये 12 है और ये x था, पर x का मान कितना गया 6। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ACE जो मेरा है वो एक रेखी है। A का मान नहीं पता, AC का 12 है, CE का 6 है, 12 और 6 कितना होता है 18, तो A का मान मुझे 18 मिल गया। तो आंसर में लिखोगे फाइनली तुम लोग उत्तर में, पहला उत्तर मुझे x बराबर 6 मिला और दूसरा उत्तर A बराबर 18 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 7 कैसे किया। AB समांतर CD समांतर EF है, ये तीनों एक दूसरे के समांतर है, तो 3 समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा के प्रमेय का गुणधर्म लगेगा। तो क्या लिखेंगे, BD बटे DF बराबर AC बटे CE। वैल्यूज पुट किया तो x का मान हमको 6 मिला। x का मान 6 मिलने के बाद क्वेश्चन अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमको AE भी पूछा है। तो AE अगर देखा जाए तो बना किससे, AC प्लस CE से बना है। क्यों, क्योंकि ये एक रेखी है। ठीक है, तो मैंने AC एक रेखी लिखा और AE बराबर AC का मान रखा, CE का मान रखा, तो 12 + 6 18 हो गया। तो दोनों आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
सेम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की जैसा है। कई बार एक ही तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रिपीट किए हुए हैं, तो फिर से वही है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनको खुद से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन सिमिलर है सारे के सारे। तो जो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एल एम एन में एम टी कोड एल एम एन की समद्विभाजक है। ठीक है, चलो एल एम का मान 6 दिया है, एम एन का मान 10 दिया है, टी एन का मान 8 दिया है, तो मुझे बोल रहा है एल टी का मान ज्ञात करो। सिंपल, मैं क्या लिखूंगी, त्रिभुज एल एम एन में किरण एम टी, यह कोण एल एम एन की समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है। अब तो क्या लिखेंगे, इसीलिए कोण समद्विभाजक तथा कोण समद्विभाजक के प्रमेय अनुसार क्या होगा, कोण समद्विभाजक की प्रमेय क्या बोलती है कि जो कोण समद्विभाजित होता है उसके सामने वाली भुजा का अनुपात और बाकी बची हुई भुजा का अनुपात। तो ये कोण समद्विभाजित है, भाजिक है, इसके सामने वाली भुजा कौन है, एल एन, इसका अनुपात और बची हुई भुजा क्या है, एल एन बटे एम एन बराबर सामने वाली भुजा एल टी बटे टी एन है। अब मान रखते हैं जो हमको दिया है, एल एम का मान 6 दिया है, एम एन का मान 10 दिए है, एल टी का मान 8, सॉरी एल टी का मान नहीं दिया है, और टी एन का मान 8 दिया है। ठीक है, फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 गुणे 8 बटे 10, काटो इसको 2 से, 2 5, 2 चौक 8, अब कटेगा क्या, नहीं, एल टी बराबर 6 चौक 24 बटे 5, इसको डिवाइड किया 24 से, मतलब जब 24 को 5 से भाग दोगे तो अपने पास क्या बचेगा, 4.8। इसीलिए एल टी का मान कितना आ गया, 4.8। इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आराम से। कोण समद्विभाजक के प्रमेय से इसको सॉल्व किया मैंने। अब सेम क्वेश्चन नंबर 9, सेम टू सेम वैसा, बस खाली यहाँ पे इस बार जो तुमको मान दिए हुए थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे नंबर नहीं देके मुझे x - 2x + इस फॉर्म में दिया है, तो कैसे उसी तरीके से सारे के सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। तो करती हूँ मैं कंटिन्यू। क्या लिखूँगी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, किरण बी डी, यह कोण ए बी सी की कोण समद्विभाजक है। तो इसीलिए कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या होगा, सेम अगेन मैं वही बोल रही हूँ बार बार कि समद्विभाजक प्रमेय मतलब कोण के सम्मुख भुजा का अनुपात बटे बची हुई दो भुजाओं का अनुपात। तो बची हुई भुजा क्या है, ए बी बटे बी सी बराबर सम्मुख भुजा क्या है, ए डी बटे डी सी। तो ए बी का मान कितना है, एक्स, बी सी का मान x + 5 ए डी का, x - 2 डी सी का, x + 2, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसमें इसकी गुणा करेंगे, x + 2 का गुणा एक साइड हुआ, और x + 5 और x - 2 का गुणा एक साइड हुआ। x में x का गुणा होगा तो क्या होगा, x², 2 में x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x। यहाँ पे कैसे होगा पता है ना, पहले x का गुणा x - 2 में, फिर +5 का गुणा x - 2 में होगा। ये x² + 2x वैसे ही x × x, x², 2 × x - 2x, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल, 5 × x 5x, और 5 × 2 -10। अभी कैसे होगा, ये x² और x² कैंसिल, क्या बचा अपने पास बचा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे देखो -2 + 5, 5 में से 2 गया तो 3x, और +3 क्यों आया, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे क्या है प्लस, तो +3x - 10। अब नंबर्स को एक साइड करते हैं और ये x वाली जो चीज़ें हैं उनको एक साइड करते हैं, तो क्या होगा 2x, ये 3 इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, और ये -10 वैसे का वैसा, 3 में से 2 गया तो 1 दैट इज x, पर -x या +x ये क्वेश्चन है, तो -x क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है और 3 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। अभी ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x बराबर 10।
तो x का मान कितना है 10। समझ में आया कैसे किया हमने। अब सब कुछ नॉर्मल यहाँ तक तो वही था, आगे भी वही है, बट कुछ लोगों को इस पार्ट में कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि उनका जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो वीक होता है। तो मैं फिर से बता देती हूँ कैसे किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x में x का गुणा हुआ x स्क्वेयर, x में 2 का गुणा हुआ 2x, ये x का पूरे से गुणा होगा, फिर ये 5 का पूरे से गुणा होगा, ये x में x का गुणा हुआ तो कितना है x स्क्वेयर, ये x में 2 का गुणा तो इसके आगे माइनस है -2x, प्लस 5 इंटू एक्स 5x, और ये माइनस है 5 दूनी 10। उसके बाद ये x से ये x से कट गया, एक ही तरह का साइन था, इक्वल्स टू ये साइड था इसलिए कैंसिल हो गया। ये 2x इधर, ये चलो 5 में से 2, ये x एक जैसा है इसलिए हम उसको घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। 5 में से 2 गया तो 3, और घटाया ही क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था, और कभी भी अगर प्लस और माइनस हो तो हमको हमेशा माइनस चुनना होता है। पर साइन के लिए कि कौन सा उनके उसके साथ चिन्ह आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, हमको बड़ा नंबर देखना पड़ता है। तो 5 में से 2 गया तो 3, लेकिन चिन्ह के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा 5, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है। 5 के आगे प्लस था तो आंसर में भी प्लस आया, -10 वैसे का वैसे। ये 3 इक्वल्स टू के ये साइड था, मैंने इक्वल्स टू के वो साइड लाया, तो यहाँ जब ये प्लस था तो जब भी नंबर जो है वो इक्वल्स टू के ये साइड या वो साइड, मतलब अपने पोजीशन चेंज कर दें तो उनका जो साइन है, चिन्ह है, वो बदल जाता है। तो यहाँ प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, ये -10 वैसे का वैसा। 3 में से 2 गया तो 1, पर 3 बड़ा है और 3 के आगे माइनस है इसीलिए यहाँ माइनस आया, और ये माइनस तो वैसे का वैसा, ये माइनस कट गया तो क्या बचा x बराबर 10। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और फिर क्वेश्चन नंबर 11 करके ये अपना एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो एक प्रकार की एक्टिविटी है ना, एक प्रकार की एक्टिविटी है जिसमें हमको मतलब चौखट दिया है और हमको पूरी करनी है, ठीक है। पर मैं तुमको पूरा सॉल्व करके बता दी हूँ कि कैसे मैं उसको पूरा सॉल्व कर सकती हूँ। बाकी हमको अगर हम टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो टेक्स्ट बुक में हमको चौखटें दी हुई है और चौखटों के हिसाब से पूरा करना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में बता दूंगी कि चौखट कहाँ कहाँ था, ठीक है। तो क्या दी हुई है, यह एक आकृति दी हुई है जिसमें त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित एक बिंदु है जिसका नाम है x, ठीक है। त्रिभुज के अंतर्भाग में एक बिंदु है जिसका नाम है x। फिर बोल रहे हैं बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से जोड़ दिया, ठीक है। मैंने त्रिभुज के बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदु मतलब ये तीनों बिंदु उनसे जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार रेखा जो मेरी PQ है वो DE के समांतर हो गई, रेखा QR जो है वो EF के समांतर हो गई। तो रेखा PR DF को समांतर है ऐसा सिद्ध करना है मुझे बोला है PQ जो है वो DE के समांतर है, ये पहले से ही समांतर है, ये जो है ये इसके पहले से समांतर है। QR भी EF के पहले से ही समांतर है, लेकिन PR TF के समांतर है ऐसा मुझे सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये एक प्रकार की एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, बट टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो समझेगा। मैं अच्छे से लिख के बाद में बॉक्स बनाऊंगी। तो जब सिद्ध करूँगी मैं इसको तो मैं लिखूँगी त्रिभुज XDE में क्या हुआ, PQ जो है तो समांतर किसके, DE के, और जब PQ समांतर DE के है तो हम यहाँ पे समानुपात की मूलभूत प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे XP बटे PD बराबर XQ बटे QE, है ना। और ये हमको दिया हुआ है, दत्त में दिया हुआ है कि PQ समांतर है DE के। PQ समांतर DE तो समानुपात की मूलभूत प्रमेय के अनुसार XP बटे PD बराबर XQ बटे QE। ये हो गया, समझो ये हो गया मेरा एक समीकरण। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा समानुपात की मूलभूत प्रमेय से, ठीक है। फिर से अब मैं त्रिभुज कौन से त्रिभुज में थी, त्रिभुज XDE ये वाले त्रिभुज में थी। अब मैं इसमें आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ भी मान दिया हुआ है। अब त्रिभुज XEF में आ जाती हूँ। त्रिभुज XEF में जब मैं आऊँगी तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे QR जो है वो समांतर है EF के, ये मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखूँगी दत्त क्योंकि मुझे मिला है। तो अब यहाँ पर भी मैं समानुपात की मूलभूत प्रमेय का उपयोग कर सकती हूँ। कैसे होगा, XQ बटे QE बराबर XR बटे RF, है ना। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगी, समझो मेरा समीकरण 2, यहाँ पे लिखूँगी समानुपात की मूलभूत प्रमेय से, ठीक है। अब मुझे दो चीज़ें मिल गई,
लेकिन तीसरा मैं इस त्रिभुज में नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे यहाँ पे सिद्ध करना है कि समांतर होगी क्या। लेकिन अगर अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखेंगे तो देखो हमको समीकरण 1 में क्या मिला है, एक्स पी बटे पी डी किसके बराबर है, एक्स क्यू बटे क्यू ई के। दूसरे समीकरण में क्या मिला है, एक्स क्यू बटे क्यू ई बराबर है एक्स आर बटे आर एफ के। मतलब एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक ऐसा चीज़ है जो दोनों में आ रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हुए, समझ में आ रहा है। अगर इसके बराबर ये और यहाँ पर भी यही सेम है और इसके भी बराबर ये है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, बराबर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स पी बटे पी डी ये बराबर होगा एक्स आर बटे आर एफ। ये मुझे कहाँ से मिला, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब अगर इसे देखेंगे तो ये है कहाँ, देखो ये रहा एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ। मतलब इस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात, और ये भुजाओं का अनुपात अगर इस तरह से आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि पी आर जो है वो डी ई के समांतर, टी एफ के समांतर है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, पी आर मेरा जो सामान है वो डी ई के समांतर है, जो मुझे सिद्ध करना था कि रेख पी आर को रेख डी के समांतर सिद्ध करो, तो वो हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, समानुपात की मूलभूत, अब समानुपात की मूलभूत प्रमेय नहीं, अब समानुपात की मूलभूत प्रमेय के विलोम से, मूलभूत प्रमेय के विलोम से। विलोम क्यों लगाया, समझा, उल्टा है इसलिए। ठीक है, उल्टा है। हमको जब समांतर प्रूफ करना होता है, हमको भुजाओं का अनुपात दिया होता है तो विलोम का उपयोग करते हैं। अगर हमको भुजाओं का अनुपात दिया और अगर हमको समांतर दिया और भुजाओं का अनुपात प्रूफ करना है तुमको, तो वो विलोम नहीं होता, वो होता है समानुपात की मूलभूत प्रमेय। अब यहाँ पे बॉक्स ने बोला कि टेक्स्ट बुक में तुमको ये जो क्वेश्चन है वो एक कृति प्रकार, मतलब एक कृति की तरह सॉल्व करके दिया है। तो कहाँ कहाँ तुमको फिल करना है, देखो यहाँ पे मुझे लिखना है, जहाँ मैं काला कलर का काले मार्कर से जहाँ मैं बॉक्स बना रहा हूँ मुझे सिर्फ वहीं लिखना है। मुझे यहाँ लिखना है जो मैंने बॉक्स बनाया है, फिर यहाँ पर मुझे लिखना है, काला बॉक्स जहाँ बना है वहाँ मुझे लिखना होगा। वहाँ तुमको ना एग्जाम में से खाली जगह दिया होगा यहाँ पे, यहाँ मुझे लिखना है। बाकी जो रेड है वो सब अपने को लिख के दिया हुआ है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, उसके बाद ये पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, फिर ये भी लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। ठीक है, बाकी सब जो अपने को रेड में दिया है ना वो सब हमको लिख के ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ईजी था, समझा होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस एक्सरसाइज का अपना अंतिम लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में भुजा मुझे जो AB है वो AC के बराबर ऐसी दी हुई है। क्वेश्चन, त्रिभुज ABC है, भुजा AB बराबर भुजा AC। ठीक है, कोण जो B है और कोण जो C है, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक भुजा AC तथा भुजा BC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम दिया नहीं है बना के, ये मैंने डायग्राम हमने बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाया समझ में आया होगा। एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB बराबर है AC के, कोण B का समद्विभाजक कौन है, PD, कोण C का समद्विभाजक कौन है, C। अच्छा, कोण B का समद्विभाजक, यहाँ बोलो ना, कोण B का समद्विभाजक भुजा AC को बिंदु D पे प्रतिच्छेदित कर रहा है और कोण C का समद्विभाजक भुजा AB को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो मुझे सिद्ध करना है कि ये जो मेरी एक रेखा यहाँ पे बन रही है ED, वो समांतर होगी BC के, मुझे ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले तो जो दत्त में जो मुझे दिया है वो लिख लेती हूँ। दत्त में क्या दिया है, मेरे पास एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में मुझे क्या लिख के दिया हुआ है कि भुजा AB जो है वो बराबर है भुजा AC है। ठीक है, ये मुझे लिख के दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है, कोण B का ठीक है समद्विभाजक वगैरह, ठीक है, तो मैं लिखती हूँ। और यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, किरण BD यह कोण ABC तथा किरण CE यह कोण ACB का समद्विभाजक है। ठीक है, उसके बाद ये तो वो चीज़ें हो गई जो मुझे दी हुई है। अब सिद्ध क्या करना है मुझे, साध्य मुझे करना है, मुझे दिखाना है कि रेख ED जो है समांतर होगा रेख
बी सी के, रेख ई डी रेख बी सी के समांतर होगा, मुझे दिखाना है। अब उत्पत्ति से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले पहली चीज़ जो दी है उसका उपयोग करेंगे। मैं लिखूंगी त्रिभुज ए बी सी में किरण बी डी, यह कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। और अगर समद्विभाजक है तो मैं कौन से प्रमेय का उपयोग कर सकती हूँ? कौन समद्विभाजक के प्रमेय का उपयोग कर सकती हूँ मैं, ठीक है। समद्विभाजक है तो इसलिए कोण समद्विभाजक प्रमेय के गुणधर्म से क्या होगा? कोण समद्विभाजक प्रमेय के गुणधर्म से क्या होगा? मैं लिख सकती हूँ कि अब देखो बी, मैंने ये इसकी बात की मैंने, है ना, ये समद्विभाजक है, ये भी समद्विभाजक है, मैंने बी की बात की। इसका मतलब उसकी सम्मुख भुजा और बची हुई दो भुजा, कोण बी ये रहा, उसकी सम्मुख भुजा कौन सी? ए सी, और बची हुई कौन सी? ए बी और बी सी। तो मैं लिखूँगी ए बी बटे बी सी और सम्मुख भुजा ए सी है, तो ए सी में ए डी बटे डी सी हो गया। और ये हो गया मेरा समीकरण नंबर समझो 1। इसी प्रकार से फिर से त्रिभुज ए बी सी में और एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पे देखो सी, हमें बताया ना सी भी समद्विभाजक, सी भी समद्विभाजक है ए सी बी का। तो मैं लिखूँगी किरण सी ई, यह कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। अब अगर ये समद्विभाजक है तो फिर से क्या लिख सकते हैं? सीधे कोण समद्विभाजक के प्रमेय के गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं हम? फिर से अब यहाँ सी इसकी बात हो रही है तो उसकी सम्मुख भुजा कौन सी? ए बी, और बच्ची भी कौन सी भुजा है? ए सी और बी सी। तो मैं क्या लिखूँगी? ए सी बटे बी सी बराबर ए सी बटे बी सी, सम्मुख भुजा ए बी, तो लिख सकते हैं ए ई बटे ई बी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। अब इतना होने के बाद मुझे और एक चीज़ दी हुई है, जो मुझे दिया हुआ है उसका हम लगातार उपयोग करते आ रहे हैं। मुझे क्या दिया हुआ है? अगली चीज़ मुझे दी हुई है कि ए बी बराबर है बी ए सी की, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ भुजा ए बी जो है वो बराबर है भुजा ए सी, और ये भी कहाँ मिला मुझे? दत्त में, ठीक है। तो इसका मतलब अभी अगर जो देखो, जब ए बी और ए सी के बराबर है, ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ समीकरण 1 और 2 में, अगर समीकरण 1 और 2 में मुझे इस साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी है, दोनों बराबर है। यहाँ ए बी है और यहाँ ए सी है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन जो मुझे दिया हुआ है, अगर मैं उसका उपयोग करूँ तो ए बी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मुझे दिया हुआ क्या है कि ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो मतलब ए बी और ए सी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? और समझो कि मेरा हो गया समीकरण नंबर 3। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? सीधे ए बी बटे बी सी ये बराबर होगा ए सी बटे बी सी। तो यहाँ लिखो समीकरण 1, 2 तथा 3 से मुझे ये मिला, है ना। और ये समझो मेरा हो गया समीकरण नंबर 4। मुझे क्या मिल गया? ए बी बटे बी सी ये बराबर है ए सी बटे बी सी, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में जाते हैं और देखते हैं मुझे सिद्ध क्या करना है? ई डी समांतर बी सी की। ये मैं कब समांतर कर सकती हूँ? समांतर की बात आई मतलब समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम करना है, ठीक है, का उपयोग करना है। पहले तो त्रिभुज में जाती हूँ, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो एक चीज़ दिखा दो, पहले समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 4 देखते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 4। समीकरण 4 क्या बोल रहा है? ए बी बराबर बी सी, ए बी बटे बी सी ये बराबर होगा ए सी बटे बी सी की। अगर ये दोनों बराबर है तो समीकरण 1 और 2 को देखो, ये दोनों में यही दिया है, तो इसका मतलब ये साइड बराबर हो गया, ये वाला साइड, क्योंकि ये ऑलरेडी बराबर है, हमको मिल गया यहाँ पे 4 से। और अगर ये बराबर है, इसका मतलब ये वाला साइड भी क्या होगा? हमारा बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ए डी बटे डी सी ये बराबर है ए ई बटे ई बी की। कहाँ से मिला मुझे? समीकरण 1, 2 तथा 4 से क्या मिला? ए डी बटे डी सी ये बराबर है ए ई बटे ई बी, ए ई बटे ई बी की, गलती से ए डी लिख दिया, ई बी की,
ठीक है। और ये क्या है, ये तो समानुपात का जब मूलभूत प्रमेय तुम लोग उपयोग करोगे तो उसके अनुसार मैं दिख रहा होगा कि दिया है। तो अब अगर समानुपात का मूलभूत प्रमेय जैसी यहाँ पे सिचुएशन आ गई, इसका मतलब क्या कि ईडी जो है वो बीसी के समांतर है। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि ईडी समांतर बीसी को। तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, तो इसीलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोमानुसार समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोमानुसार मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरा जो रेख ईडी है वो समांतर होगा रेख बीसी के। ठीक है, तो सिद्ध हो गया कि मुझे क्या सिद्ध करना था। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या दिया है वो लिखा। त्रिभुज ABC में गए। त्रिभुज ABC में पहली जो मुझे दी हुई चीज़ थी वो ये थी कि कोण B का समद्विभाजक BD है, तो उसका उपयोग किया। कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगा तो क्या होगा, AB बटे BC और AD बटे DC। ठीक है, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी वो ये थी कि कोण C का समद्विभाजक EC है, तो फिर कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगा और ये मिला। अगली चीज़ जो मुझे दी थी वो लिखी थी कि त्रिभुज भुजा AB और भुजा AC दोनों एक दूसरे के बराबर है। और इसको मैंने समझो नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब जब मैं समीकरण 1 और 2 में गई तो मैंने देखा AB बटे BC और AC बटे BC ये दोनों तो बराबर ही है। तो ओके, अभी AB बराबर AC है, इसका मतलब मैं यहाँ पे AB के प्लस पे AC रखूँ या चाहे AC के प्लस पे AB रखूँ, बात तो एक ही है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चाहे 2 + 1 करूँ 3 मिलेगा, चाहे 1 + 2 करूँ बात तो 3 है। तो वही हुआ इधर भी सिचुएशन। उसके बाद अब मैंने क्या किया, मैंने बोला समीकरण 1, 2 और 3 से मुझे मिला कि AB बटे BC और AC बटे BC ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, करेक्ट। ये हो गया मैंने समीकरण नंबर 4। उसके बाद त्रिभुज में गई। त्रिभुज ABC में मुझे क्या मिला, अब समीकरण 1, 2 और मैं 1, 2 और 4 को देखूंगी। 1, 2 और 4 को देखो, 1 और 2 में क्या दिया है वो दिख रहा है मुझे, लेकिन चौथा समीकरण बोलता है कि 1 और 2 का जो ये वाला साइड है वो बराबर है। AB बटे BC और AC बटे BC ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, इट इज़ AD बटे DC बराबर AE बटे EB हो गया। अब ये है क्या, अगर देखा जाए त्रिभुज ABC में ये कब लिख सकते हैं, जब ये तो समानुपात की मूलभूत प्रमेय जैसा हो गया कि AD बटे DC बराबर AE बटे EB। ये होगा कब, जब भुजा ये जो रेख ED है वो रेख BC के समांतर होगी, तब हम लोग ये लिख सकते हैं। और हमको ये अगर आ गया है इसका मतलब रेख ED है वो भुजा रेख BC के समांतर है। तो ये बात समांतर है तो लिखना कैसे पड़ेगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से मेरी रेख ED रेख BC के समांतर है, और जो मुझे सिद्ध करना था वो यहाँ पर मेरा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला 1.3 के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और फिर अपना 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।